हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एज ए हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हमने PT 365 की सीरीज़ को स्टार्ट किया था, जिसको ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में आते हैं अपडेटेड मटेरियल, जिसके 2 पार्ट आते हैं, पार्ट 1 एंड 2। 1 पार्ट जो हमारा है, फर्स्ट पार्ट, वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट हमारा चल रहा है, जिसमें हमने जो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो छोटे मोटे सेक्शंस बचे थे उसे आज से हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशल इश्यूज़ एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, बस ये 4 टॉपिक्स बचे हैं। वक्त बहुत क्रूशियल है, तो हमने बहुत स्मार्ट तरीके से इसको यूज़ करने की कोशिश की है। चलो, बातें बहुत हो गई, अभी पता ही है कि टाइम बहुत कम है, इसीलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। और आज देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। दुनियादारी में घूमेंगे, पूरी दुनिया की विजिट करेंगे, अलग अलग देशों में जाएंगे, देखेंगे कि हमारी कंट्री का दूसरे देशों के साथ में कैसा रिलेशन रहा, क्या क्या न्यूज़ रही, क्या क्या चर्चा रही, सब कुछ देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले कहाँ चलेंगे? सबसे पहले चलेंगे अपने पड़ोसी देश भूटान में, जो कि बहुत ही शांति प्रिय देश माना जाता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली देश माना जाता है, छोटा सा क्यूट सा भूटान। ओके, तो सबसे पहले हम घूमने चल रहे हैं भूटान। लेकिन भूटान क्यों चल रहे हैं भाई? क्या हो गया भूटान में जो हम वहाँ घूमने जा रहे हैं? भूटान में ये हुआ है कि जो भूटान के किंग हैं, ठीक है, राजा हैं भूटान के, उन्होंने इंडिया को विजिट किया था, राइट। हमारी इंडिया और भूटान के बीच में जो रिश्तेदारी है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उसको और अच्छा करने के लिए वो हमारी इंडिया में विजिट करने आए। जैसे हम लोग जाते हैं अपने फ्रेंड्स के घर जाते हैं घूमने, अपने रिश्तेदारों के घर घूमने जाते हैं। जब बार बार घूमने जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, तभी क्या होता है कि जो रिलेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ही 2 कंट्रीज़ के बीच में भी होता है। तो इंडिया घूमने आए भूटान के किंग, क्यों? क्योंकि हमारी जो रिश्तेदारी है भूटान के साथ में वो स्ट्रॉन्ग हो सके, और इसीलिए भूटान आ गया चर्चा में। ओके, और हम पढ़ रहे हैं भूटान के बारे में। अब ये लोग जो है ना, अगर 2 देश आपस में मिलते हैं, उनके जो हेड हैं, उनके जो अधिकारी हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो अगर आपस में मिलते हैं तो सिर्फ चाय नाश्ता करके नहीं चले जाते, कुछ काम करके जाते हैं, कुछ बातचीत होती है। तो अभी क्या बातचीत हुई, क्या आउटकम निकला इस विजिट से, राइट? तो कुछ आउटकम निकला होगा। हाँ, निकला है। भूटान को हम सपोर्ट करेंगे। भूटान आया, रिश्तेदारी स्ट्रॉन्ग की, बातचीत की, हाँ जी की, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम भी भूटान को हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? हम एडिशनल स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, वो भी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 साल भी नहीं, पूरे 5 सालों के लिए ये क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करा रहे हैं इंडिया। किसको? भूटान को। अच्छा जी, अब ये स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है? इसमें हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं ऐसी कंट्रीज़ के लिए भाई जिसकी इनकम अभी लो है, ठीक है, जो अभी डेवलप कर रही हैं, उनकी इनकम लो है, तो उनको पैसे की ज़रूरत अगर है तो हम प्रोवाइड करेंगे। तो हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। शॉर्ट टर्म BOP अगर उनको नीड्स होती हैं, BOP नीड्स हमने भी फेस की थी, हमने भी BOP क्राइसिस को फेस किया था, है ना, तब LPG आया था, IMF ने हमारी हेल्प की थी, बट कुछ कंडीशंस भी लगाई थी। ऐसे ही भूटान को अगर अभी BOP क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, उसकी कुछ ज़रूरतें हैं BOP को लेकर, तो हम उसकी हेल्प करेंगे SCF के जरिए। ओके, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं? क्या एक ही हेल्प करेंगे? नहीं नहीं, हम बहुत सारी हेल्प करते हैं। हम हेल्प करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भूटान के। हम वहाँ पर 3rd इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे को लगा रहे हैं भूटान में, राइट। इंटरनेशनल गेटवे क्या होता है? अब ये 1, 2 लग चुके हैं, तीसरा हम लगा रहे हैं। अब ये होता क्या है? ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करती है, किसमें? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में। जैसे कि हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? क्या हम आसपास रह रहे हैं? नहीं, आसपास नहीं रह रहे हैं। क्या आप मुझसे कोचिंग ले रहे हो? नहीं ले रहे हो, बट हम तब भी अपना कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज इंटरनेट, राइट। इंटरनेट की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। आप दुनिया के किसी भी कोने में भी पढ़ पाएंगे, राइट, किसी से भी चाहे उससे पढ़ पाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? ये इंटरनेट की वजह से पॉसिबल हो पाता है। छोटे बच्चों वाली बात है, हमें पता ही है। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है भूटान में भी पॉसिबल हो पाए, तो ऐसी फैसिलिटी को लगाने के लिए ही हम यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं भूटान की, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे हैं, जैसे मुंबई में है, चेन्नई में है, अगरतला में भी है। तो हमारी इंडिया में तो बहुत सारे हैं, भूटान में अभी सिर्फ 2 ही लगे हैं। वहाँ पर भी कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग हो सके, इसलिए हम तीसरा भी लगा रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं कि भूटान का जो ड्रग रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क है, जिसको हम ड्रकैन बोलते हैं, उसको इंडिया का जो
नॉलेज नेटवर्क है उसके साथ में जोड़ रहे हैं, जिससे कि ई लर्निंग जो है उसमें कोऑपरेशन और ज़्यादा हम कर सकें। और क्या करेंगे भूटान के साथ में? नहीं, पैसे की तो बात हमने कर ली कि हाँ पैसा प्रोवाइड कर रहा है, फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि हम इंटरनेट के लिए भी, कम्युनिकेशन के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं। फिर हमने देखा ई लर्निंग के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ में हम हाइड्रो पावर में भी हम कुछ ना कुछ कॉपरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं भूटान में लगाने पर जोर दे रहे हैं, वहाँ पर भी हम लगाएंगे, जैसे कि मांगदेचू, चुक्का, बोसाचू, ऐसे बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जो कि हम भूटान में लगाएंगे। सिक्योरिटी के मामले में भी कई सारी बातचीत हुई, जैसे कि फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है जयगौन में वो इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, वो वेस्ट बंगाल में है हमारी इंडिया के। और जो फुनसोलिंग है ये भूटान में है, यहाँ पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है वो सिचुएट कर चुके हैं हम। नेक्स्ट है कनेक्टिविटी में भी बातचीत हो रही है। आसाम का जो कोकराझार है, गेलेप्रू रेल लिंक है, वो हमने बनाई है, ठीक है, इस्टेब्लिश की है। सपोर्ट किया है गेलेपू एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, वहाँ पर क्या होगा, हम एयरपोर्ट भी बना रहे हैं। और ये गेलेपू कहाँ पर है? भूटान में है। अच्छा जी, अब इसके साथ ही साथ में हम देखते हैं कि हमारी रिश्तेदारी भूटान के साथ है कैसी। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं भाई ये भूटान जो है ये कहाँ पर है, ठीक है। भूटान को ही जान लो, भूटान है कहाँ पर। देखो, चाइना है, नेपाल है, इंडिया है, ये छोटी सी एक कंट्री जो हमें दिख रही है वो है भूटान। छोटी सी कंट्री जो दिख रही है क्या है? भूटान है। ये जो एरिया दिख रहा है ये भूटान है। बचपन में जब हमने मैप लिंक सीखी थी तब से हम भूटान को अच्छे से जानते हैं, भूटान कहाँ पर है, राइट। यहाँ पर क्या है? डोकलाम प्लेट्यू भी देखने को मिल रहा है और नाथुला पास से हम भूटान जा सकते हैं, ठीक है। अब इंडिया और भूटान की रिश्तेदारी कब से है, कैसी रिश्तेदारी है, क्या हम उससे लड़ते हैं या हमारे फ्रेंड है, वो क्या है जानते हैं। चलो, यहाँ पर क्या है? हेरिडिटरी मोनार्की चलती थी। फिर उसके बाद में क्या मतलब, इसका मतलब इस टाइम पर क्या होता था कि किंग, ठीक है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, इस तरीके की रूलिंग वहाँ पर चलती थी। उसके बाद में भूटान जो है एक 2 पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बना 2008 में। मतलब इतना लेट यहाँ पर डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी भी कैसे आई है? 2 पार्टी इसमें बनी, ज़्यादा पार्टी नहीं बनी थी। भूटान जो है ओपन बॉर्डर शेयर करता है 699 किलोमीटर का इंडिया के साथ में। इंडिया के भी 4 स्टेट्स है जो कि भूटान के साथ में ओपन बॉर्डर, मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। 700 लगभग 700 किलोमीटर का हम ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, ठीक है। किस किस स्टेट के साथ में? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। साथ ही साथ में हम म्यूचुअली बेनिफिशियल हाइड्रो पावर हमने अभी देखी थी, हाइड्रो पावर प्लांट्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया भूटान की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन हुई थी 1949 में। 2007 में हमने रिवाइज इसको किया है। इंडिया भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, छोटा मोटा नहीं, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ओके, फर्स्ट ट्रेड ट्रांजिट एग्रीमेंट हमने साइन किया है 1972 में। इंडिया भूटान फाउंडेशन को भी 2003 में हमने इस्टेब्लिश किया है, जिससे कि पीपल टू पीपल एक्सचेंज, उनके रिलेशन, उनके कल्चर जो है और ज़्यादा बढ़ सके। इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम जो है वो परमानेंटली वेस्टर्न भूटान में बेस्ड है और वहाँ पर वो रॉयल भूटान आर्मी जो है, भूटान की आर्मी, उसको क्या करती है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है हमारी आर्मी, ठीक है। इंडिया का जो BRO है वो उसने कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो भूटान में बनाए हैं, कई सारे रोड्स बनाए हैं। एक प्रोजेक्ट के अंडर नाम है दंतक, ठीक है। तो दंतक एक प्रोजेक्ट है, उसके अंडर हमारी जो BRO है उसने भूटान में कई सारे रोड्स बनाए हैं। भूटान घूमा है? हाँ जी घूमा है। बहुत अच्छा लगा? हाँ लगा। अब जो है, अब चलते हैं लैटिन अमेरिका में। मैम, हमने नाम सुना है नॉर्थ अमेरिका का, हमने नाम सुना है साउथ अमेरिका का, ये लैटिन अमेरिका कौन सी कंट्री आ गई? चलो जानते हैं। तो अभी क्या हुआ है, ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो कहाँ गए घूमने? वो 4 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में घूमने गए। अब ये जो कंट्रीज़ का नाम सुनते ही आपको पता चल जाएगा अच्छा किस चीज़ की बात हो रही थी। तो देखो, पनामा कनाल नाम याद आया? अच्छा, कहाँ पर पता आया? समझ में आया ना? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोनों के बीच में क्या है? ये कंट्रीज पड़ती हैं, इनको हम लैटिन अमेरिका बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो कहाँ कहाँ घूमने गए? 4 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में घूमने गए। पहली पनामा, गुयाना, कोलंबिया एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, यहाँ पर घूमने गए हमारे मिनिस्टर। ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछा क्या जाएगा समझते हैं। पहली बात तो
और बातें पहले समझ लेते हैं, जैसे कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्टर बने जो कि बायलैटरल विजिट करने गए इन कंट्रीज़ में कोई घूमने नहीं जा रहा था। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स थे वो घूमने नहीं जा रहे थे। अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर है वो घूमने गए हैं और पहले ऐसे फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं इंडिया के। फिर उन्होंने इंडियन सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम जो है इसकी जो मीटिंग हो रही थी उसको भी अटेंड किया। उन्होंने को चेयर किया है 4th इंडिया कैरिकॉम मिनिस्टीरियल मीटिंग को। ओके अब जो है इस मीटिंग के क्या सिग्निफिकेंस रही। मिलने गए तो क्या सिर्फ चाय नाश्ता का वहाँ पर करने गए थे? नहीं, ये करने नहीं गए थे। कुछ हम जब जाएंगे तो कुछ काम भी करके आएंगे ना। क्या करके आए? गुयाना के साथ में क्या सिग्निफिकेंस रही इस मीटिंग की? तो गुयाना के साथ में हुआ ये है, गुयाना जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व की होम है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें ऑयल रिजर्व्स मिल सकते हैं और हमें पता है कि ऑयल की नीड इंडिया को बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कि हम सिर्फ कुछ ही कंट्री से ऑयल इंपोर्ट ना करें, अलग अलग कंट्रीज से हम ऑयल को इंपोर्ट कर पाएँ, जिससे कि ऑयल की सिक्योरिटी हमारी इंडिया में बनी रहे। इसलिए हमने कहा कि चलो गुयाना विजिट करते हैं, उसके पास बहुत ऑयल है, हो सकता है कुछ बातचीत बन जाए। ठीक है। एक इंडियन मेड फेरी जो है MV मालिशा उसको भी कमीशन किया गया है और गुयाना में जो मोबिलिटी है, कनेक्टिविटी है, वो इम्प्रूव हुई। ठीक है। पनामा की बात करें तो पनामा जो है इंडिया के लार्जेस्ट सेंट्रल अमेरिकन ट्रेड पार्टनर है। लगभग $610 मिलियन तक का हमारा ट्रेड हुआ है 2022 में पनामा के साथ में, और ये इंडिया का गेटवे जो है लैटिन अमेरिका रीजन में ऐसा ये सर्व करता हुआ नजर आता है। मतलब स्ट्रैटेजिकली इसकी पोजीशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोलंबिया की बात करें, कोलंबिया क्यों घूमने गए? तो हमने कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर 2023 to 2026 हमने साइन किया है। ये जो है कोलंबिया वो क्रूड ऑयल और कोल इंडिया को देता है, इसीलिए हम वहाँ पर घूमने गए। ओके। डोमिनियन रिपब्लिक में क्यों गए भाई? तो डोमिनियन रिपब्लिक में हमने इंडियन एम्बेसी जो है वो इनॉग्रेट कर दी है। साथ ही साथ में इंडिया का ऑटोमोबाइल डीलर जो है बजाज, हीरो, रॉयल इनफील्ड, इन्होंने अपनी लोकल डीलरशिप्स भी इस्टेब्लिश की हैं डोमिनिकन रिपब्लिक में। अब बात करें कि अभी हमने जो है सीका को अटेंड किया, हमने मतलब हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने। तो ये सीका क्या होता है? ये है सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम, ठीक है, जिसको हम सीका बोल रहे हैं। ये 13 दिसंबर 1991 में इस्टेब्लिश हुआ था। एक प्रोटोकॉल को साइन किया गया था तो द चार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल अमेरिकन स्टेट, ठीक है, इसको साइन करके ये बना था 1991 में। सेक्रेटेरिएट इसका कहाँ पर है? एल सल्वाडोर में है। मेंबर इसके कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा, बेलिज और डोमिनिकन रिपब्लिक है। क्या हम इसके मेंबर हैं? नहीं, हम सेंट्रल अमेरिका में नहीं आ रहे हैं और हम इसके मेंबर भी नहीं हैं। मैंडेट क्या है इसका? कि हम वहाँ पर पीस, सिक्योरिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें जो है मेंटेन करना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं। प्रेसिडेंसी 6 महीने में रोटेट कर जाती है। ये हमारे रिलेशन कैसे है? तो 2004 में स्टार्ट हुए हैं हमारे रिलेशन। 4 इंडिया सीका मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स जो है वो हो चुकी हैं। ओके, यहाँ भी घूम आए। अब कहाँ घूमने चलेंगे? अब मैम ऐसा करते हैं, हम यूरोप चलते हैं। अमेरिका घूम आए, अब यूरोप जाएंगे। ओके, चलो यूरोप जाते हैं। यूरोप में अभी कहाँ जा रहे हैं? इटली में जा रहे हैं। ओके, इटली में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि 75th एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट की है इटली के साथ में। तो इंडिया और इटली का जो रिलेशनशिप है वो उसके 75 साल पूरे हो चुके। की हाइलाइट्स की बात करें अगर हम, कि हमारी जो रिलेशनशिप है उसके तो 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही नेशन जो है उन्होंने एग्री किया है कि हम अपने जो डिफेंस कोऑपरेशन उसको और ज़्यादा डीप करेंगे, और ज़्यादा हम को डेवलपमेंट करेंगे, को प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। एक स्टार्टअप ब्रिज को भी इस्टेब्लिश किया है इंडिया और इटली के बीच में। हमें डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी को साइन किया है, जिससे कि पीपल टू पीपल टाइज है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, माइग्रेशन हो सके, मोबिलिटी हो सके, पार्टनरशिप हो सके लोगों के बीच में। इटली ने जो साइंस, टेक एंड एकेडमिक कोऑपरेशन पिलर है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव का, उसको भी ज्वाइन किया। अब मुद्दा ये आ जाता है कि इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव क्या है, जिसके बारे में बात की गई, जिसका साइंस टेक डिपार्टमेंट जो है वो अभी इटली ने ज्वाइन किया है। तो ये जो है इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव 2019 में लॉन्च हुआ था। हमने मतलब हमारी प्यारी इंडिया ने इसको लॉन्च किया है ईस्ट एशिया समिट में। ठीक है। ये एक ओपन ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें हम मैनेज कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं और सिक्योर कर रहे हैं मैरीटाइम डोमेन को। ठीक है। इंडिया की जो सागर इनिशिएटिव है उसके
उस पर ये बेस्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर सागर इनिशिएटिव के 7 पिलर्स हैं जिसको भी हम देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम इकोलॉजी, मैरीटाइम रिसोर्सेज, ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक और कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब को मिलाकर सागर इनिशिएटिव बनता है। और इसका जो साइंस एंड टेक कॉर्पोरेशन है इसी को ज्वाइन किया है किसने? इटली ने। ओके, अब बात करते हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की। ठीक है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अभी डेवलप नहीं हो पाई जिसको हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ बोलते हैं। ये चर्चा में क्यों आ गई? क्योंकि 5th UN कॉन्फ्रेंस जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में वो अभी हुई है और वहाँ पर हमने अडॉप्ट किया है दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन। ठीक है, हमने मतलब वो जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशंस को अडॉप्ट किया है। 5th नंबर की ये कॉन्फ्रेंस हुई है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की। तो आपको याद यहाँ पर यही रखना है कि दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन किस बात से रिलेटेड है। ठीक है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, चलो उनके बारे में भी जानते हैं। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो ये वो कंट्री हैं जिनकी इनकम बहुत लो है। तो लो इनकम कंट्रीज़ हैं जिनमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए भी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स का ये सामना कर रहे हैं, कुछ स्ट्रक्चरल कमियां देखने को मिल रही हैं। इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल शॉक्स के लिए ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकती है, कभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्राइसिस, कभी डिजास्टर, कभी कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर लगी ही रहती हैं। ह्यूमन एसेट्स भी बहुत कम है। एजुकेशन के लिए यहाँ पर स्कूल्स नहीं है, हेल्थ के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल्स नहीं है, तो बहुत सारी कमियों का ये सामना कर रहे हैं। अब कितनी है ऐसी कंट्रीज़? तो अभी बात की जाए तो 46 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि लीस्ट डेवलप्ड हैं, उन जिनको डेवलप होने में अभी वक्त लगेगा और उन्हें बहुत ज़रूरत है डेवलपमेंट की। तो 33 तो अफ्रीका में है, 9 एशिया में है, 1 कैरिबियन में है और 3 पैसिफिक में है। और टोटल ये 46 कंट्रीज़ हैं जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनको हर तीसरे साल हम रिव्यू करते हैं। हम मतलब कमिटी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो लीस्ट डेवलप्ड है, कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, क्या क्राइटेरिया रहता है? तो अब ये जो कमिटी है ये रिकमेंडेशंस देती है इंक्लूजन एंड ग्रेजुएशन में कि कौन कौन सी कंट्री जो है वो लीस्ट डेवलप्ड है। पहली बात तो ग्रॉस नेशनल इनकम को देखते हैं पर कैपिटा। ठीक है, कितनी इनकम है उनकी। फिर ह्यूमन एसेट्स इंडेक्स को देखते हैं जिसमें 6 इंडिकेटर्स होते हैं। इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को भी देखते हैं जिसमें कि 8 इंडिकेटर होते हैं। अभी हमने बात की कि अभी जो हुआ है, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया। तो ये क्या है? यहाँ पर क्या है, दोहा प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है उसका वेलकम किया गया है LDCs के लिए। ठीक है, ये जो है फर्स्ट पार्ट जो है कॉन्फ्रेंस का भी हुआ था वहीं पर अडॉप्ट हुआ है और ये कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में हुई थी। अब यहाँ पर नई जनरेशन ऑफ जो रिन्यूड कमिटमेंट है उनको देखा जा रहा है। मैनिफेस्टेशन हो रही है कि जो नए तरीके से हम डेवलपमेंट कर पाएंगे ये LDCs में। 10 साल का ये प्लान है जहाँ पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने की भी बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव भी करने की कोशिश कर रहे हैं। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं जो कि जिनमें दुनिया भर के 40% पुअर वहीं पर रह रहे हैं। दुनिया भर की जो GDP है उसका 1.3% ही लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से आता है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है उसका 13% LDCs में रहता है। और ट्रेड और FDI की बात करें पूरी दुनिया भर की तो 1% से भी कम यहाँ पर होती है। ठीक है, ओनली 1/5 ऑफ पॉपुलेशन जो है, जो इतनी पॉपुलेशन उसका 1/5 जो है वो ही इंटरनेट के लिए एक्सेस कर पाता है। रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो भूटान जो 7th ऐसा नेशन बन जाएगा जिसने जो कि रिमूव हो पाया है UN की जो लिस्ट ऑफ LDC है। 2023 के एंड तक भूटान यहाँ से रिमूव हो पाएगा। और कौन सी कंट्री है एशिया में? तो और कौन सी कंट्री है जो अभी रिमूव हो पा रही हैं LDCs के जो उनका स्टेटस है वो अब हट पाएगा, वो और डेवलप हो पाई हैं? बोट्सवाना, काबो वर्डे, मालदीव, समोआ, इक्वेटोरियल गिनिया एंड बनातू। तो ये कुछ जो है कंट्रीज हैं जो LDC की लिस्ट में थी, अब ये रिमूव हो पाई हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस जो चर्चा में रहे इनको भी देख लेते हैं। SCO हमेशा से ही चर्चा में रहता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। सऊदी अरेबिया ने अभी क्या किया है, एग्री कर लिया है कि वो SCO को ज्वाइन करेगी एज डायलॉग पार्टनर। ठीक है, इससे डायलॉग पार्टनर्स की जो संख्या है वो 7 हो जाएगी। साथ ही साथ में अभी जो SCO डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुई थी तो इंडिया ने इलाबोरेट किया है कंसेप्ट को। कंसेप्ट है सिक्योर का। ठीक है, तो सिक्योर का कंसेप्ट
अभी इंडिया ने इलेबोरेट करके दिखाया है। अभी सिक्योर का मतलब क्या है, तो एस मीन्स सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, सी फॉर कनेक्टिंग द रीजन, यू फॉर यूनाइटिंग द पीपल, आर फॉर रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड द लास्ट ई फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो इसको हमने अभी इलेबोरेट किया है। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन। इंडिया जो है उसको इलेक्ट किया गया है कि वो यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए, अब इंडिया एक पार्ट बन चुका है इसका, इस कमीशन का 4 साल के टर्म के लिए है, ठीक है, 2024 तक, 2024 से टर्म स्टार्ट होगा। अब ये है क्या, किस कमीशन की बात हो रही है जिसमें इंडिया को इलेक्ट किया गया है, जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस स्टैटिस्टिकल कमीशन, जो कि हाईएस्ट बॉडी है ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम की, जो कि चीफ स्टैटिस्टिशियंस जो हैं मेंबर स्टेट्स के, उनको एक साथ लेकर आती है दुनिया भर के, ठीक है। ये जो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन है उसके वर्क को ओवरसी करती है, और ये फंक्शन कमीशन है किसकी, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। 1947 में ही ये इस्टेब्लिश हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में है। 24 मेंबर्स अभी इसके हैं, ठीक है, जिसको यूएन इलेक्ट करता है और इसमें कितना टर्म होता है, तो 4 सालों का इसमें टर्म होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें जो अभी चर्चा में रही, वो है यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इश्यूज, ठीक है। इसका 22nd सेशन अभी हुआ है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है किसके लिए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए। 2000 में इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि इंडिजीनियस इश्यूज जो है, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ह्यूमन राइट्स, इन सबसे रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं उनको ये सॉल्व करती है। एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन आल्को, इसकी अगर हम बात करें तो एक सेमिनार जो है 7 डिकेड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस पर सेमिनार जो है वो हुआ है, ठीक है, जिसमें हम आल्को की प्रेसिडेंसी कर रहे हैं। आल्को इज व्हाट, इट इज़ एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1956 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, जब बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी 1955 में इंडोनेशिया में, उसके बाद में ये इस्टेब्लिश हुआ था। क्या हम इसके मेंबर हैं, हाँ जी हम इसके मेंबर हैं। टोटल इसमें 47 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोवास, ठीक है। तो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स ने अनाउंस किया है सीवियर सैंक्शंस, किस पर लगा दिए हैं, माली पर, कि जिससे कि फर्दर कोई कू ना हो सके। इसका हेडक्वार्टर नाइजीरिया में है। 1975 में इस्टेब्लिश हुआ था बाय द ट्रीटी ऑफ लागोस, ठीक है। इसमें 15 मेंबर रीजनल ग्रुप जो हैं का ही ये क्या है, एक 15 मेंबर का एक ग्रुप है, ठीक है, रीजनल ग्रुप है, जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इसमें 15 मेंबर्स हैं, जिसके नाम आपको थोड़े एक बार पढ़ सकते हैं, बट याद करने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। नेक्स्ट है यूरोपियन फ्री ट्रेड और एसोसिएशन। इंडिया ने क्या किया है, रूल आउट कर दिया है कोई भी ड्यूटी कंसेशन जो गोल्ड पर लगने वाली है या फिर आईपीआर रिजीम जो है उसको यूज़ करने के लिए लगने वाली थी, उसको रूल आउट कर दिया है फॉर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन कंट्रीज़, ठीक है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि पार्टनर कौन कौन है, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, ठीक है। 1960 में ये सेटअप हुई थी, जिससे कि फ्री ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इसके मेंबर्स के बीच में हो सके। अगर हम इसकी बात करें तो 9th लार्जेस्ट ट्रेडर है वर्ल्ड में, अगर हम बात करें मर्केंटाइज ट्रेड की, और 5th लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यूके भी अब इसको ज्वाइन करेगा, वो एग्री कर चुका है, और यूके अगर ज्वाइन करता है तो 12th मेंबर बन जाएगा इसका, और यूरोप में 1st मेंबर बन जाएगा जो कि इसको ज्वाइन करेगा, ठीक है। अब ये RCEP से कैसे डिफरेंट है, तो मेंबर्स जो हैं FTA में 15 कंट्रीज़ हैं और यहाँ पर, ठीक है, और अगर हम RCEP की बात करें तो 11 कंट्रीज़ हैं। साइज़ जो है 31% है ग्लोबल GDP का, इसका 13%, 13.5% ही इसका जो साइज़ है वो है। फिर है नेटो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, तो ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिनलैंड ने नेटो को ज्वाइन कर लिया है। फिनलैंड 31st कंट्री बन गया है जिसने नेटो को ज्वाइन किया है। फिनलैंड पहले न्यूट्रल था, जो कि एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट कर चुका था सोवियत यूनियन के साथ में, लेकिन अब ये जो है नेटो को इसने ज्वाइन किया है। सोवियत यूनियन तो कोलैप्स हो ही चुकी है, ठीक है। अब उसके बंटवारा होकर रशिया एंड बहुत सारी कंट्रीज़ बन चुकी हैं, ये इतना हमें पता ही है। तो फिनलैंड जो है नेटो के कलेक्टिव डिफेंस का भी पार्ट बनेगा। फिर है आपका कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली हुआ ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान ने कहा है
कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हमारी हेल्प करे। ये क्या है? ये ओरिजिनेट होती है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी से, जो कि ताशकेंट में साइन हुई थी और 1994 में ये फोर्स में आई थी। ऑर्गेनाइजेशन अभी बात करें तो इसमें कौन कौन है, तो इसके पार्टनर हैं अर्मीनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया एंड ताजिकिस्तान। 2012 में उज्बेकिस्तान की जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड हो गई, पहले वो भी इसका मेंबर था, अब नहीं है। ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड रीजन जो है नॉर्थ ईस्ट का, वो 4th एडिशन कर रहा है टेबल टॉप एक्सरसाइज का। ठीक है, अंडर कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ये 2011 में फॉर्म हुई थी। ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स पार्ट लेते हैं। मॉरिशियस ने बाद में इसको 4th मेंबर की तरह ज्वाइन किया और बांग्लादेश और सीशेल्स जो हैं वो ऑब्जर्वर कंट्रीज की तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स जो कि न्यूज़ में रहे उनको भी पढ़ लेते हैं। राइजीना डायलॉग 2023 ये एक मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, जो कि एड्रेस करती है बहुत सारे जो चैलेंजिंग इश्यूज हैं जो ग्लोबल कम्युनिटी फेस कर रही है, और ये जो है न्यू दिल्ली में 2016 से हर साल होती है। इसका नाम कहाँ से आया, तो राइसीना हिल जो है जहाँ पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट की सीट है उससे ही इसका नाम लिया गया है। इसको होस्ट किया जाता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, किसके साथ में मिलकर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में मिलकर ये करती है। ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो इंडिया ने अभी ऑपरेशन कावेरी को लॉन्च किया है, जिससे कि जो वॉर टॉर्न सूडान है जहाँ पर हमारे इंडियंस फंस गए हैं उनको वापस लेकर आ रहे हैं हम ऑपरेशन कावेरी के अंडर। मैकमोहन लाइन जो है ये चर्चा में है, क्यों? क्योंकि यूएस ने अभी अपनी सीनेट रिजोल्यूशन में मैकमोहन लाइन को इंटरनेशनल बाउंड्री के तरीके से रिकॉग्नाइज किया है इंडिया और चाइना के बीच में। मैकमोहन लाइन जो है ये डी फैक्टो बाउंड्री बनाती है चाइना और इंडिया के बीच में ईस्टर्न सेक्टर में। यहाँ पर जो है ये बाउंड्री बना रही है, स्पेसिफिकली बात करें अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत के बीच में। भूटान, म्यांमार जो है, भूटान, म्यांमार और चाइना, ठीक है, तिब्बत, इनके साथ में हमारा अरुणाचल प्रदेश के साथ में क्या बॉर्डर रहेगा ये डिसाइड करती है। ये कॉर्नर ऑफ भूटान से ईजू राजी पास तक जो है जाती है। शिमला कॉन्वेंशन जो 1914 में हुआ था उससे उसके बाद ये ड्रॉ की गई थी। ये देखो यहाँ पर मैकमोहन लाइन हम यहाँ पर देख भी सकते हैं। ये रेड कलर की जो लाइन हमें दिख रही है, ये जो लाइन है ये मैकमोहन लाइन दिख रही है हमें। यहाँ पर भूटान से स्टार्ट हुई, अरुणाचल प्रदेश से जाती 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 ये चाइना है, इधर म्यांमार तक पहुँच रही है मैकमोहन लाइन। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान। ये न्यू दिल्ली में अभी हुआ है और इसको अटेंड किया है कजाकिस्तान, किर्ज रिपब्लिक, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान ने। इंडिया ने ऑफर किया है कि हम कस्टमाइज कैपेसिटी बिल्डिंग कोर्सेज देंगे, किसको, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स ऑफिशियल्स के लिए। हम पार्टनर बने गए हैं यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के, जिसमें हम वीट प्रोवाइड करेंगे अफगानिस्तान के लिए चाबार पोर्ट से। नॉर्थ सी समिट जो है अभी यूरोपियन नेशंस ने पार्टिसिपेट किया है, सेकेंड नॉर्थ सी समिट जो कि हुई थी बेल्जियम में। नॉर्थ सी समिट का एम है कि नॉर्थ सी को लार्जेस्ट पावर हाउस बना सके यूरोप का 2050 तक, ठीक है। जो ऑफशोर विंड कैपेसिटी है उसको यूज़ करते हुए हम ऐसा कर पाएंगे। 7 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ जो हैं और 2 नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। अब जो फर्स्ट समिट इसकी डेनमार्क में हुई थी 2022 में, तब यहाँ पर ईज़बर्ग डिक्लेरेशन को भी साइन किया गया था। इस जो डिक्लेरेशन है इसका एम है कि नॉर्थ सी को हम ग्रीन पावर प्लांट ऑफ यूरोप बनाना चाहते हैं, ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम के तरीके से काम करेगा। डिक्लेरेशन जो है उसने टारगेट्स को भी सेट किया है कि ऑफशोर विंड एनर्जी कैपेसिटी 150 गीगावाट तक हम बनाएंगे 2030 तक, और 20 गीगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी करेंगे 2030 तक। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ सी की। तो ये जो एरिया दिख रहा है हमें ये है नॉर्थ सी, ये नॉर्थ सी है। इधर यूके यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इधर ओस्लो देखने को मिल रहा है, नॉर्वे की है, ठीक है। यहाँ पर डेनमार्क है, इधर नीदरलैंड देखने को मिल रहा है, जर्मनी, नीदरलैंड, ठीक है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि नॉर्थ सी के साथ में बॉर्डर शेयर कर रही हैं। बेल्जियम एंड फ्रांस भी इधर देखने को मिलता है। इधर स्टेट ऑफ डोवर है और यहाँ पर इंग्लिश चैनल है। यहीं पर प्यारा सा लंदन, यहाँ पर इंग्लैंड, यूके, एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड देखने को भी मिल रहा है।
नेक्स्ट है बिंडसॉर फ्रेमवर्क। बिंडसॉर फ्रेमवर्क क्या है? तो यूके सरकार ने अभी जो है एक लैंडमार्क डील करी है यूरोपियन यूनियन के साथ में। जब ब्रेक्जिट ट्रेड रूल्स जो हैं वो हो चुके थे, अब इन्होंने ब्रेक्जिट कर लिया, मतलब ब्रिटेन जो है वो बाहर आ चुका है यूरोपियन यूनियन से। उसके बाद में यूरोपियन यूनियन के साथ में इन्होंने फिर से एक डील की है कि कैसे नदर्न आयरलैंड है उसको कैसे गवर्न किया जाएगा। जो नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल है उसको रिप्लेस किया जाएगा बिंडसॉर फ्रेमवर्क के जरिए। अब नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या है? ये ब्रेक्जिट विड्रॉल एग्रीमेंट का ही एक पार्ट है, जिसमें बताया गया कि बॉर्डर जो है नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसके बीच में जो इश्यूज है वो कैसे हम देखेंगे, कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। गुड फ्राइडे एग्रीमेंट, तो प्रेसिडेंट जो है यूएस के, उन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड को विजिट किया है, जिससे कि जो 25th एनिवर्सरी है गुड फ्राइडे एग्रीमेंट की उसको सेलिब्रेट किया जा सके। ये साइन हुई है 1998 में, जब नॉर्दर्न आयरलैंड और जो ब्रिटेन और आयरलैंड की जो गवर्नमेंट्स उनके बीच में जो भी झगड़ा था, जो वायलेंस है 30 साल का, वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, ट्रबल्स जो है वो ख़त्म हो गई थी। नदर आयरलैंड जो है वो 1921 में क्रिएट हुआ है। आयरलैंड को पार्टीशन करके ये बनाया गया है। कुछ यूके के साथ में रहा और कुछ अलग हो गया, आयरलैंड बन गया। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स की अगर हम बात करें तो यूके का जो कमिटमेंट है कि 2.3 बिलियन यूरो का हम मिलिट्री एड देंगे, यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे, उसका ही एक पार्ट है ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। इसके अंडर यूके और दूसरी कंट्री जैसे कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया, नीदरलैंड जो है वो यूक्रेन की मिलिट्री को क्या कर रहे हैं? ट्रेन कर रहे हैं। स्टॉकहोम एग्रीमेंट की बात करें तो एक मेजर प्रिजनर स्वैप जो है वो हो रहा है। कहाँ से? येमन कन्फ्लिक्ट के बाद में हो रहा है। डील जो है वो फॉलो कर रही है 2018 के स्टॉकहोम एग्रीमेंट को। ये अकॉर्ड है जिसमें बताया जा रहा है कि 3 मेन कंपोनेंट साथ में जो येमन की कन्फ्लिक्ट है उसकी पार्टीज़ के बीच में अकॉर्ड हुआ। हुदैबिया एग्रीमेंट जो है ये इसको जो 3 आपके कंपोनेंट है वो कौन कौन से हैं? तो हुदैबिया एग्रीमेंट, प्रिजनर एक्सचेंज एग्रीमेंट और तेज एग्रीमेंट जो है ये हुए थे इस एग्रीमेंट के अंडर। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। तो अभी क्या हुआ है, यूएस और 60 अदर पार्टनर कंट्रीज ने एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन को साइन किया है, नाम है जिसका डिक्लेरेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट। ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक एग्रीमेंट है जिसमें बताया जा रहा है कि डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म ना हो, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए और हर किसी को फ्रीडम हो। ठीक है, इंटरनेट जो है वो सिंगल एक नेटवर्क के तरीके से काम कर पाए। इंडिया, चाइना, रशिया जो है उन्होंने डिक्लेरेशन को पार्ट नहीं किया है, इसको साइन नहीं किया है और ना ही ये लीगली बाइंडिंग है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 की बात करें तो इसका 10th एडिशन अभी रिलीज़ किया है किसने? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, ये ग्लोबल ट्रेंड्स एंड जो पैटर्न्स है टेररिज्म में उसको कवर करता है। अफगानिस्तान जो है मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म फॉर 4th कॉन्सिक्यूटिव ईयर में रहा है। उसके बाद बुर्किना फासो और सोमालिया रहा है। इंडिया की पोजीशन 13 है और पाकिस्तान की पोजीशन 6th है। UNSCR 2396 रिजोल्यूशन की बात करें तो कंट्री जो है कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2021 को रिलीज़ किया है यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म ने। रिपोर्ट जो है उसने हेल किया कि इंडिया के जो एफर्ट्स है 2021 में कि डिटेक्ट, डिस्टर्ब, डिग्रेड कर सकेंगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को इसको हेल किया है रिपोर्ट ने। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको बताया गया है कि वो कैसे ये जो थ्रेट है फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स के, इनको कैसे वो करेंगे, स्टैम्प करेंगे। ठीक है, फिर है यूएन डेमोक्रेसी फंड। इंडिया ने वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन दिया है $1,50,000 टू द यूएन डेमोक्रेसी फंड। ठीक है, कौन से साल के लिए? 2022-23 के लिए। ये बनाया गया है यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी एनन के द्वारा 2005 में, जिससे कि हम डेमोक्रेटाइजेशन एफर्ट्स जो है उसको सपोर्ट कर पाएँ, सिविल सोसाइटी को और ज़्यादा एम्पावर करें, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करें, पार्टिसिपेशन को एनकरेज करेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में। कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको भी हम देखते हैं, जिसमें पहली है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। इंडिया बांग्लादेश ने इनॉग्रेट किया है क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन जिसका नाम है इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। अब ये जो है सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर तक रन करेगी और इसका फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर ये क्या है? फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रन कर रही है। पूरी साउथ एशिया की बात करें तो ये सेकंड है। 2019 में इंडिया नेपाल ने भी साउथ एशिया फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन को भी खोला था, जो कि मोतिहारी से अमलेखगंज
जो है उसको क्या करती है, कनेक्ट करती है। इससे हमारी जो एनर्जी कॉपरेशन है वो इन्हांस होती हुई नजर आएगी। बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट इनिशिएटिव, जापान जो है बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है कि मटरवरी पोर्ट जो है उसका डेवलपमेंट हो सके, कनेक्टिविटी को हम और इम्प्रूव कर सकें वे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट इनिशिएटिव में। इसका एम है कि हम इंडस्ट्रियल एग्लोमरेशन जो है ढाका, चित्तगोंग, कॉक्स बाजार बेल्ट एरिया में कर पाएँ और डेवलप कर पाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर पाएंगे, इससे कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। China+1 स्ट्रैटेजी क्या है, तो पार्लियामेंट्री पैनल ऑन कॉमर्स जो है उसने हाईलाइट किया है कि जो लिमिटेड पॉजिटिव इंप्रेशन आया है इंडिया का अमंग द बिजनेसेस, जो जिससे कि China+1 स्ट्रैटेजी का बेनिफिट ले सकें। इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीनेशनल स्ट्रैटेजी है जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ चाइना में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि हम अपना इन्वेस्टमेंट अलग अलग कंट्रीज़ में करना चाहते हैं। एशिया इनिशिएटिव, इंडिया ने स्ट्रेस किया है कि हम क्या कर सके, टैक्स इवेजन को चेक कर पाएँ, हमें टैक्स इवेजन को रोकना है। साथ ही साथ में क्या करना है, जो एक मीटिंग हो रही थी, कौन सी मीटिंग हो रही थी, एशिया इनिशिएटिव ऑफ ग्लोबल फोरम की एक मीटिंग हो रही थी, तब हमने वहाँ पर जोर दिया, हमने ये बताया कि हमें ज़रूरत है कि हम टैक्स इवेजन को रोक पाएँ। ये कौन सी इनिशिएटिव है, इसको हम बाली डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। इसका फोकस होता है कि हम सोल्यूशंस को डेवलप करेंगे जिससे कि टैक्स ट्रांसपेरेंसी जो है वो पूरे एशिया में मेंटेन रह सके। इसमें 17 मेंबर्स हैं और जिसमें इंडिया भी इसका मेंबर है। फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात करें तो जापान जो है उसने नया प्लान लेकर आया है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के लिए। ये एक इनिशिएटिव है जिससे कि चाइना की जो ग्रोइंग असर्टिवनेस है इंडो पैसिफिक रीजन में उसको हम चेक कर सके। एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव की बात करें तो जापान जो है वो सपोर्ट करना चाह रहा है इंडिया का जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन है, इसको सपोर्ट करना चाहता है जापान। ठीक है, अब ये जो है जापान ने इसको अनाउंस किया था 2021 में, जिसमें अलग अलग तरीके से सपोर्ट किया जाएगा और हमारे एनर्जी ट्रांजिशन जो है एशिया में अच्छे से हो पाए। और पहले तो इसमें ये सार्क कंट्रीज़ को ही सपोर्ट करता था, बट अभी ये इंडिया को भी सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है IAEA's इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस। अब इसका जो लेटेस्ट डेटा आया है उसमें बताया गया है कि रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। जो स्क्रैप्स हम रिसाइकलिंग के लिए कर रहे हैं उनमें ये जो रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन ये बहुत बढ़ा हुआ हमें मिला है। ये जो है इस्टेब्लिश हुआ है IAEA सेक्रेटेरिएट के द्वारा 1995 में, जिससे कि जो स्टेट के इंसिडेंट्स हैं जिसमें इलिसिट ट्रैफिकिंग हो रही है उसको ये क्या कर सके, उनको कंट्रोल कर सके, जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सके, अलग अलग जो थ्रेड्स हैं वो उसकी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर सके। फिर बुचारेस्ट 9, ठीक है, ये B9 क्या है, तो ये एक ग्रुप है जिसमें 9 नेटो कंट्रीज़ आती हैं ईस्टर्न यूरोप की। ठीक है, ये 2015 में बना है। इसका नाम आता है बुचारेस्ट से, जो कि कैपिटल है रोमानिया की। जितने मेंबर इसके हैं वो यूरोपियन यूनियन के ही पार्ट हैं और नेटो के भी पार्ट यहाँ पर हैं। B9 कौन कौन है आपको इतना याद रखना है, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये इसके मेंबर हैं। वैगनर ग्रुप, ये जो है रिपोर्ट्स आई हैं, सिस्टमैटिक रिक्रूटमेंट हुआ है प्रिजनर्स का अक्रॉस रशिया बाय वैगनर ग्रुप। तो वैगनर ग्रुप क्या है, एक प्राइवेट रशियन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिलिट्री ऑपरेशंस कर रही है अलग अलग कंट्रीज़ में। इसको ओन और फाइनेंस एवगेनी प्रिगोजिन करते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन हैं जिसके टाइज हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ में और मेजर रोल ये प्ले कर रहे हैं यूक्रेन से फाइटिंग में, ऐसा इन्होंने बोला है। ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव की बात करें तो चाइना ने अभी प्रपोज किया है ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव को बाओ फोरम में, जो चाइना में है। ठीक है, जिसमें ये वॉर्न कर रहे हैं अगेंस्ट हीगेमोनिज्म, पावर पॉलिटिक्स एंड ब्लॉक कन्फ्रंटेशन। इनिशिएटिव जो है ये क्या कर रहा है, जो US का इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है और क्वाड है, इसको ये काउंटर करने के लिए लेकर आया गया है। क्राइम एक्ट की बात करें तो इंडिया ने अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसका नाम है क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर क्राइम एक्ट पोर्टल। जो क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर है इसको 2020 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसमें हम क्राइम और क्रिमिनल्स की 24/7 इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे। मैकोलिन कन्वेंशन की बात करें तो CBI ने जो 12th मीटिंग है इंटरपोल की मैच फिक्सिंग टास्क फोर्स की, उसकी 12th मीटिंग को अटेंड किया है CBI ने। जो मीटिंग है इसको हम हार्मोनाइज ग्लोबल एफर्ट, जिसमें हम कंपटीशन मैनिपुलेशन को रोकने के लिए कर रहे हैं एफर्ट्स। ठीक है,
इसको हम मैकलेन कन्वेंशन भी बोलते हैं। ये एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है जो कि 2019 में साइन की गई थी और इसका एम है कि हम मैच फिक्सिंग को रोक सकें। वियना कन्वेंशन और रोड साइंस एंड सिग्नल्स ट्रीटी। अभी क्या हुआ है कि रावलपिंडी बाउंड पैसेंजर बस जो है और एक प्राइवेट कार की कोलिजन हुई थी काराकोरम हाईवे में, सटियाल जो है गिलगिट बाल्टिस्तान में। इससे वियना कन्वेंशन जो है वो चर्चा में आ गई। ये 1978 में साइन की गई थी और यहाँ पर रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए और इंटरनेशनल रोड ट्रैफिक को सिक्योर बनाने के लिए ये करी गई थी। 35 इसके सिग्नेटरीज हैं और 72 पार्टीज़ हैं। क्या हम इसके पार्टी हैं? तो हाँ, हम भी इसके पार्टी हैं। इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम की बात करें तो अभी हम जो हैं फर्स्ट कैटेगरी में इसमें रखे गए हैं। ठीक है, हमारी पोजीशन है फर्स्ट कैटेगरी में। ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं इस्टेब्लिश किए गए हैं जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसके बेसिस पर ये कंपाइल किया जाता है। अब देखते हैं कि कुछ प्लेसेस जो अभी न्यूज़ में रहे, तो कौन कौन से प्लेसेस न्यूज़ में रहे। पहले तो ये देख लो, मैक्सिको न्यूज़ में रहा। ठीक है, क्यों रहा है अभी हमें पता चलेगा। उज्बेकिस्तान, रोमानिया, स्वीडन, स्पेन, जॉर्डन, बनातू जो है ये कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में रहे। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैक्सिको की बात करते हैं। मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी। अभी क्या हुआ है कि इंडिया और मैक्सिको ने एक MOU के साइन किया है रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कोलैबोरेशन के लिए। मैक्सिको एक कंट्री है सदर्न नॉर्थ अमेरिका में, हमने अभी देखी भी थी लोकेशन, और थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है लैटिन अमेरिका की। ब्राज़ील, अर्जेंटीना भी इसके ब्राज़ील सबसे बड़ी है, उसके बाद में अर्जेंटीना। थर्ड जो लार्जेस्ट कंट्री है लैटिन अमेरिका की वो है मैक्सिको। ये सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है उसका भी पार्ट है। नेक्स्ट है स्वीडन, जिसकी कैपिटल स्टॉकहोम है। स्वीडन के पार्लियामेंट जो फॉर्मली अप्रूव किया था एक बिल जो कि अब जो है इसको अलाउ करता है कि नेटो को ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, स्वीडन क्या है, लार्जेस्ट नॉर्डिक कंट्री है जो कि स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में लोकेटेड है। स्वीडन ने यूरोपियन यूनियन को 1995 में ज्वाइन भी किया था, लेकिन यूरोजोन मेंबरशिप जो है उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। स्वीडन जो है वो स्वीडिश क्रोना को यूज़ करती है। फिर है जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल अम्मन है। तो सेकेंड कंसल्टेटिव मीटिंग जो है डिफेंस कॉपरेशन की वो इंडिया जॉर्डन के बीच में हुई है। जॉर्डन जो है एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है जो कि अरेबियन पेनिनसुला में है। अल अकाबा एक ऐसा पोर्ट है जॉर्डन का जो कि शॉर्ट कोस्ट लाइन प्रोवाइड करता है जॉर्डन को टू दी गल्फ ऑफ अकाबा। लोएस्ट पॉइंट क्या है, डेड सी, जो कि इसराइल के साथ में बॉर्डर शेयर करती हुई नजर आ रही है। रोमानिया की कैपिटल बुकारेस्ट है। ठीक है, और इंडिया और रोमानिया ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है डिफेंस ऑफ कॉपरेशन पे। ठीक है, डिफेंस कॉपरेशन पे अभी हमने साइन किया है एग्रीमेंट। रोमानिया एक कंट्री है साउथ ईस्टर्न यूरोप की। इसने नेटो को 2004 में ज्वाइन किया और 2007 में ये मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन बन गया। बनातू जो है इसकी कैपिटल है पोर्ट विला। ठीक है, अभी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उन्होंने एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जिसको प्रपोज किया था बनातू के द्वारा। अब ये रिजोल्यूशन क्या है, ये एक ओपिनियन सीक करता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कि क्या लीगल ऑब्लिगेशन होने चाहिए जो प्रोटेक्ट, क्या जो लीगल ऑब्लिगेशंस हैं उन नेशंस की जो कि प्रोटेक्ट करेंगे क्लाइमेट सिस्टम्स को, और जो क्लाइमेट चेंज से लोग अफेक्ट हैं तो उनके लिए क्या लीगल ऑब्लिगेशंस होंगी। ठीक है, अब ये जो है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट पे लोकेटेड है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। ठीक है, इसमें बहुत छोटे बहुत सारे आइलैंड से मिलकर ये बनी है। स्पेन जिसकी कैपिटल मैड्रिड है। तो अभी हुआ ये है कि इंडिया स्पेन जॉइंट कमीशन की मीटिंग हुई है जो कि 1972 में इस्टेब्लिश हुई थी। स्पेन जो है ये दो नेशन आइबेरियन पेनिनसुला में, उसका एक है स्पेन, ठीक है, दूसरा फ्रांस है। ठीक है, और स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है जो कि स्पेन को अफ्रीका से अलग करता है। उज्बेकिस्तान की बात करें जिसकी कैपिटल ताशकेंट है। तो उज्बेकिस्तान ने एक रेफरेंडम होल्ड किया है कि नए कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ह्यूमन राइट्स को फोरफ्रंट पे हमने रखा है। ये डबली लैंडलॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्री है। मतलब क्या कि ये जो कंट्री है ये लैंडलॉक्ड है और इसके पास इसको जो बॉर्डर कर रही कंट्री वो भी लैंडलॉक्ड है। तो ये डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब कुछ डिफेंस एक्सरसाइजेज जो न्यूज़ में रही उनको भी हम देख ले रहे हैं। तो अभी हुई है फ्रिंजेक्स, ठीक है, कोनकन, कोप इंडिया, सिलिनेक्स, बोल्ड, कुरुक्षेत्र एंड शिन्यू मैत्री। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज कौन कौन सी हुई हैं जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। तो ला पेरूस फ्रांस के साथ, फ्रांस ने होस्ट की थी, जिसमें इंडिया तो है ही है, साथ में USA, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UK ने पार्ट लिया। सी ड्रैगन 23 जिसको होस्ट किया है USA ने। अब इसमें US, जापान, कनाडा और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इंडिया, इनने पार्टिसिपेट किया। कोबरा वॉरियर जिसको होस्ट किया है UK ने। फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका,
यूएसए, यूके, सिंगापुर ने पार्टिसिपेट किया। कटलेस एक्सप्रेस 2023 जिबूती ने इसको होस्ट किया है, जिसमें बहरीन, जापान, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूके, यूएसए ने पार्टिसिपेट किया। रिम्पैक्ट 22 यूएसए ने इसको होस्ट किया, यूएसए और 25 दूसरी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। ओरियन को होस्ट किया है फ्रांस ने। फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड, यूके, स्पेन, यूएसए और इंडिया, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। इन्यूकॉस 23 जिसको होस्ट किया है ग्रीस ने, इसमें फ्रांस, यूएसए, इटली, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। डोमेस्टिक एक्सरसाइजेस की बात करें तो एक्सरसाइज वायु प्रहार, ठीक है, इसमें इंडिया जो है ये इंडिया में ही हो रही है, तो ये डोमेस्टिक है, इसमें और पार्टनर नहीं है। कवच, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमारी जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड सबने मिलकर पार्टिसिपेट किया। इसी के साथ में हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे वो हो गए हैं कंप्लीट। आई होप आपको अब तो ऐसा लग ही रहा होगा कि अब तो अगर इंटरनेशनल रिलेशंस, देश दुनिया से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये कॉन्फिडेंस बन गया है तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आए और आप खुद को और अपडेट कर पाएँ।